नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, द डीजी मित्रा इंडिया की खास पेशकश आमो खास में आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने समाज सेवा की एक नई परिभाषा और नई गाथा गढ़ी है। वो महान शख्सियत कोई और नहीं, एक महिला महान शख्सियत हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस तरह से कामकाज किए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो डीजी मित्रा इंडिया का सैल्यूट। और उसके बाद उन शख्सियत से रास्ता कायम करवाने के लिए हम आपके लिए विशेष तौर पर जो है उन्हीं के घर पर पहुंचे हुए हैं और आज हम उनका रास्ता आपसे कायम करवाएंगे और आपको विस्तृत जानकारी साझा करेंगे कि आखिरकार हम भला उनकी इतनी उनके मान मनोबल में, उनकी फितरत में इतने कसीदे क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस पूरी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो आप भी निश्चित तौर पर सलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जो लेकर आई हैं वो शायद ही कोई और लेकर आया हो। इन्होंने जो किया है वो शायद ही किसी और ने किया हो। तो चलिए सीधे रास्ता कायम करवाते हैं हम रिटायर्ड कर्नल रीटा डडवाल जी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका डीजी मित्रा इंडिया प्लेटफॉर्म पर। मैम, देखिए, मैंने जिस तरह से अपने दर्शकों को कहा है कि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने समाज सेवा की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। आपने जो किया वो शायद इससे पहले कोई और भी कर पाया हो। ये तो जो मुझे नॉलेज है उसके बारे में मैंने कहा है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि पहले आप कौन हैं, आप हमारे दर्शकों को किस तरह से अपने बारे में बताना चाहेंगी कि शुरुआत कहां से हुई, आपने क्या कुछ किया है, ऐसा थोड़ा सा। ओके, मैं एक रिटायर्ड कर्नल हूँ, डॉक्टर, आर्मी मेडिकल कोर से जी। मैं 30 साल सर्विस करने के बाद यहीं से मिलिट्री हॉस्पिटल योल की कमान अधिकारी रही रिटायरमेंट से पहले। और रिटायरमेंट के बाद मैंने विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पालमपुर में है, जिसकी भी मैं फाउंडिंग मेंबर ऑफिसर, हेड ऑफ द हॉस्पिटल थी, हेड ऑफ द हॉस्पिटल। और वहाँ पर कुछ सेवा देने के बाद मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में मैं 3 साल उनकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। जी जी जी। तो इन फौज में सेवा करने के बाद और फिर 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सेवा करने के बाद मुझे ये मेरे मन में रिटायरमेंट के बाद ये एक फीलिंग थी कि मुझे डायरेक्टली पेशेंट की सेवा करनी है। ठीक है, उस पर हम लोग आगे जाएंगे मैम, है ना, कि आपके मन में इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन हम कुछ और इनर कोर से आपके बारे में जो है वो चीज़ें चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। आपने कहा कि आप भारतीय सेना में रही, ये जज्बा कहाँ से उठा, कैसे आया? क्योंकि जब आपने शुरुआत की होगी अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि आज अपनी ज़िंदगी के मुझे लगता है कि 6 से 7 दशक जो है सदा जो बसंत और बहार हैं वो देख चुकी हैं। तो ये जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, जज्बा कहाँ से आया कि मुझे नहीं सेना में जाना है, ये करना है, ये तमाम सारी चीज़ें? मैं एक फौजी परिवार से हूँ जी। मेरे पिताजी और हस्बैंड, मेरे भाई, हम सब फौजी परिवार के हैं जी। और मुझे डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा ना, मुझे भी ऐसे ही फौजियों की सेवा करनी थी, उनकी फैमिलीज की सेवा करनी थी, इसलिए मेरे मन में था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने फ़ौज इसलिए ज्वाइन की बिकॉज मुझे ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट, सरकार के, अपनी कंट्री के लिए कुछ डायरेक्टली करना था। मैम, कहीं वो वाला जज्बा आपके मन में वहाँ से तो नहीं आया? जैसे मैं बचपन में पढ़ा करता था, या बहुत से लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि डॉक्टर सरोजिनी नायडू जी थी, जब वो बचपन में थी तो गुड्डे गुड़ियों के साथ भी वैसे ही खेला करती थी जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के साथ जो है वो ट्रीट करता है। तो उस तरह का जज्बा या ऐसी महान शख्सियतों से ही आपने इंस्पिरेशन तो नहीं ली? यही था कि जो मेरे हम जब मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था उन लेडी डॉक्टर्स से मिलकर, वहाँ के डॉक्टर्स से मिलकर, यूनिफॉर्म में रहते थे डॉक्टर्स। मुझे डॉक्टर बनना है, ये तो किसी तरीके से मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरे मन में पहले से ही सजेस्ट किया हुआ था और मुझे अच्छा लगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ें करूं जिससे मैं किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की सेवा करूं, मतलब और उनका दर्द दूर करूं, लोगों की सेवा और उनका दर्द दूर करने की। तो मुझे ये, और फिर फैमिलीज चली जाती हैं, हस्बैंड्स बाहर फौज में आगे चले जाते हैं, पीछे फैमिलीज रह जाती हैं, उनको भी कई ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मुझे लगता था कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, फिर एक डॉक्टर हूँ, तो मैं उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ और मैं उनको
ज़्यादा अच्छे से उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैम अकेले रहती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग कई मरतबा जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि भैया पेरेंट्स को सजेस्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अपनी सोच को ना अपने बच्चों पर मत थोपिए। तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि फैमिली तो पूरी भारतीय सेना में इंक्लूड थी, तो आपको भी जैसे उन्होंने कहा कि नहीं आपको डॉक्टरी बनना चाहिए, क्या आपके मन में ये चीज़ आई या उन्होंने कहा कि यही बनना है और फिर आप उसी दिशा में आगे बढ़ गई कि नहीं यही करना है जो पेरेंट्स कह रहे हैं? ऐसा था कि उस समय में, जिस समय में मैं थी, लड़कियां या टीचर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। हाँ, ये तो होता था बिल्कुल भी। और दूसरा ये था कि डॉक्टर बनने के बाद मैं सेना में आऊँ, ये मेरा खुद का ही फैसला। ये आपका खुद का फैसला था। डॉक्टर तो चलो ठीक है बन जाती है ना, लेकिन सेना में जाने का फैसला आपका अपना था। देशभक्ति। देशभक्ति किस तरह की भक्ति हुई फिर जब देश सेवा में गई? डायरेक्टली मैं कमीशन हुई आप? हाँ, डायरेक्टली कमीशन हुई थी। जी जी जी। और फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली में और धर्मशाला में भी हुई थी। मुझे धर्मशाला में मेरी 2 पोस्टिंग्स हुई, लेकिन जब भी मैं यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ के जो लोग वो लोकल थे, जी जी, उनको भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, उन्हीं की अपनी एक जब बेटी मैं यहाँ पे कमान अधिकारी थी तो यहाँ पे बहुत एक सेंटिमेंट, उनका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन बहुत है, ये हमारी ही यहाँ पे आई हैं और हमारी भाषा बोलते हैं, तो फिर मैं उनके साथ अपने पहाड़ी में बोलती थी। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। यानी वो जब डॉक्टर्स के साथ में कई बार ऐसे ऊंची नीची बातें हो जाती हैं, हर एक मरीज आके बचता नहीं है, लेकिन जब मैं उनको पहाड़ी में उनके साथ बात करती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता। क्या बात है। अच्छा, अब मैं जो मैम के का जो इनर पार्ट है ना, जो उनकी एजुकेशनल पार्ट है, वो मैं खोलने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि शख्सियत मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया है, बहुत सारी हमारी महिला ऑफिसर्स हैं जो आर्मी में सर्व कर रही हैं, है ना। कर्नल सोफिया, जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा उनको, किस तरह से किस जांबाजी के साथ उन्होंने इतना बड़ा मिशन कामयाब करवाया है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, वो आप सुनिए जरा, ठीक है। भला रिटायरमेंट के बाद जब अपनी उम्र के 60-65 साल की दहलीज पार कर रहा होता है, उस वक्त भी कोई पढ़ाई करता है क्या? उस वक्त भी ये सोचता है कि नहीं कोई बड़ी डिग्री मैंने हासिल करनी है और उस डिग्री का भले ही किसी को फायदा हो या मुझे फायदा हो, लेकिन वो करनी है। ऐसा कौन सोचता है भला? आपने जो किया है वो क्या किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ऐसा था कि उन दिनों में एक तो मैंने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया जी, और खैर फौज में तो किया ही था। जी, और जी। फौज में जब सर्विस खत्म होने वाली होती है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ही होते हैं, कमान हाँ, अधिकारी। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर, निश्चित। तो और साथ में ये भी हुआ कि मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे इतना अभी, मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रही हूँ तो मैं इनकी बीमारी ठीक तरह से समझ नहीं पा रही हूँ, और वैसे ही मैं इनका डॉक्टर्स के साथ बात करके उनका इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। हालांकि मैं बहुत ऊंचे रैंक से रिटायर हुई, खुद आप डॉक्टर रही? यस, एंड मैं और उस कर्नल रैंक से रिटायर हुई हूँ, कमान अधिकारी रैंक से रिटायर हुई। तो मुझे वो बहुत खला। जब डैडी रही नहीं, तब मुझे लगा कि देखो, मैं भगवान, मेरे पास अगर कोई मरीज आता है तो अगर मैं करती हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस, वो तो मुझे भगवान समझेगा कि मुझे बहुत कुछ निश्चित तौर पर, निश्चित, पर मुझे इतना कुछ आता नहीं है। तो बहुत हो गए हैं साल, मुझे भी पास आउट किए हुए 75, मुझे 40 साल हो गए हैं। तो मेडिसिन तो बहुत बदल चुकी है। मुझे तो कई दवाइयों के नाम भी अभी नए लगते हैं। तब मैंने ये फैसला किया कि मैं पढ़ूंगी और सब कुछ दोबारा से याद करूंगी, ताकि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको वो कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आता है, मैं उस कॉन्फिडेंस। ये आपने पढ़ाई कब शुरू की? उम्र की कौन सी दहलीज थी जब आप? 64 ईयर। और वो पढ़ाई कौन सी की आपने? मैंने ये नीट पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए मैंने नीट पीजी क्रैक किया और मुझे डायरेक्ट सीट मिली है हिमाचल स्टेट की, और टांडा मेडिकल कॉलेज में। इसके लिए एक बैरियर नहीं था मैम कि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद जो वो इस तरह की पढ़ाई या इस तरह से नहीं कर? जब मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो तब मुझे कई साहब ने कहा कि पढ़ाई तो तुम कर रही हो, फिर इसके आगे क्या होगा? मैंने इनसे कहा कि इसके आगे तभी अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर मैं एग्ज़ाम करूँ, तभी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कल ही कुछ दिन पहले ही मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि एज विल बी नो बार। मिनिमम एज होगी 80, बट मैक्सिमम एज नहीं होगी। मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं होगी। ये ऐसा नहीं, तो आई गया है। ये किस समय में ये जुलाई का महीना था
2017 का वक्त था, तो मैंने कहा ये कल ही आया है। देखिए, जब आपने ये फैसला लिया और उससे एक दिन पहले, तो कहीं ना कहीं ये तो गॉड प्लान था, ईश्वर की ये ऐसी इच्छा थी। लेकिन ये तो जो बच्चे करते हैं ये तो बहुत पढ़ाई करते हैं, ये तो फिर भी नहीं होते हैं। ऐसा है, मैं भी कोशिश करूँगी। और मेरे पास अभी मेरे ऊपर कोई ऐसी वो प्रेशर तो है नहीं कि मुझे कोई कमाना है या मुझे घर का काम करना है। घर का काम करने वाला इस वक्त तो बहुत है। जी। और ना ही मैंने कोई बच्चों की पेरेंट टीचर इंटरव्यू में जाना है या कुछ पढ़ाना है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आई विल स्टडी। तो मैंने तब वो जुलाई का मैंने पहले बालाजी से मैं मार्च में छोड़ा था और मैंने मई में पढ़ाई शुरू कर दी और जुलाई में मैंने ये फैसला किया और एग्ज़ाम होना था दिसंबर में। फिर मैंने एक किताब हैरिसन, एक हमारी बाइबल समझी जाती है, वो मैंने पढ़ना शुरू की और मैंने ये देखा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो एड्स एक नई बीमारी आई थी। अभी तो सब इसके बारे में जानते हैं। तभी एड्स का फुल फॉर्म कहना भी एक हमारे लिए क्वेश्चन होता था। एग्जैक्टली, सोसाइटी, हाँ, यस। लेकिन अब ऐसे एड्स के तो इसमें 100 पेज लिखे हुए हैं। देखिए, ऐसा ये तो इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है कि मुझे तो ये करना ही है। फिर यंग ऑफिसर्स भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैम आप ना नई वाली हैरिसन पढ़िए। उन्होंने मुझे नई हैरिसन दी, मैंने वो पढ़ना शुरू की। और भी जो जैसे कुछ तैयारी करते हैं, जो मैंने अपने कोई मेरी एक साथ में काम करते थे, उनकी वाइफ अपेयर हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या तैयारी करते हैं। तो मैंने अपना रोल नंबर भर दिया जी। जब हमारा रोल नंबर गया तो मुझे प्रेप लैडर की तरफ से, तो चंडीगढ़ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका कॉल आया कि आपने भरा है। उनको तो पता नहीं ना कि क्या एज से बात कर रहे हो। मैं सर हाँ मुझे करना है, लेकिन मुझे बताओ कि जो आप टेस्ट कराते हैं उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, वो 15 सब्जेक्ट कम भी नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन तब एक्सप्लेन हो जाएगा ना, आंसर कह देगा हाँ पक्का होगा। फिर मैंने वो आई थिंक सितंबर में वो कोर्स शुरू किया। फॉर्चुनेटली किया मैंने सभी सब्जेक्ट वन बाय वन। मैम आप कंफर्ट हैं वैसे खड़े होने? फाइन, कम है, चलिए ठीक है। देन फॉर्चुनेटली एग्ज़ाम जो था 8 दिसंबर को होना था, वो जनवरी में चला गया। मुझे 1 महीना और मिल गया स्टडी के लिए। देखिए सब गॉड प्लान। तो फिर मेरी अपनी तैयारी भी की, प्रेप लैडर की तरफ से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। फिर जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो बच्चों का भी बड़ा वो था कि मम्मी डूई क्या कर रहे हो आप? निश्चित तौर पर बड़े वाले बेटे ने कॉल किया कि मम्मी आपके रिजल्ट निकल गया है। ओह, मैंने कहा अच्छा कितने मार्क्स आए हैं? बोलता 400 में जो भी थे वो 65। मैंने कहा अरे तो ये तो बड़े कम मार्क्स है। बोलता मम्मा नहीं 77 परसेंटाइल है। ओह वाह, क्या बात है। 77 परसेंटाइल है, यूं आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है। क्या बात है। इनफैक्ट मेरे ये स्टेटमेंट के लिए कई लोग काफ़ी नाराज भी हुए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि 77 परसेंटाइल है, उसमें कुछ तो मुझे मिलेगा यार। ऐसा क्या 30,000 सीटें हैं, मुझे कुछ तो मिल जाएगा 77 परसेंटाइल के साथ। 23 ही है जो मुझसे आगे है, 20 परसेंटाइल। तो बस फिर मेरा पहले उसमें हुआ नहीं जो ऑल इंडिया वाले में था। जी। फिर मेरा स्टेट में यहाँ थर्ड काउंसलिंग में मिला मुझे। यहाँ आपने एक बैरियर तोड़ा मैम, और वो बैरियर ये था कि जब आदमी अपनी ताउम्र नौकरी पेशा करने के बाद 60 साल की एज में वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसको ये लगता है कि अब वो एक तरह से वो थक हार चुका हुआ है। और हमारा सोसाइटी भी जो है ना, एक बैरियर लगा देती है कि ये तो 60 साल के ऊपर हो गया, अब इसको ज़्यादा सोच समझ नहीं बची है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लो, है ना। ये मेरे अंदर तो एक जुनून था। तो आपने वो बैरियर भी तोड़ा। मेरे अंदर एक जुनून था कर गुजरने। मेरे पास अगर मरीज कोई आके बात करता है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने इसको क्या जवाब देना। ऐसे मुझे नहीं सट्टे मारने कि मैं कर्नल हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो अभी स्विच ऑफ हो चुका है। जी। वो मेरा एक था, मैंने अच्छे से थे तो वो हो चुका है, मतलब उसको ज़्यादा लेना नहीं है ना। दैट वाज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, पर्टिकुलर टाइम ऑफ लाइफ। अगर अभी मुझे प्रैक्टिस करना है देन इट हैज टू बी फ्रेश नॉलेज। यस, देखिए अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर मित्रों, कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को एक बार जो पढ़ाई कर लेते हैं उसी के तहत हम सारी उम्र जो गुजारने में लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इसलिए कहा कि महान शख्सियत अगर कोई है तो ये हमारे सामने जो आज खड़ी हैं, कैश कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ।
और अगर आपको भी किसी तरह की कोई टिप्स या जो भी हमारी डॉक्टर फैटर्निटी है या और भी यंग जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या जो लेना चाह रहे हैं वो टिप्स ले सकते हो, यहाँ से इंस्पायर हो सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो अब तक हमने छेड़ी नहीं है और जो कि मैम को और भी महान कैटेगरी में लेकर आ जाती हैं। मैम ये तमाम सारी बातें तो आपने चलो ठीक है कर दी, किया, कर रहे होंगे लोग या करने वाले हैं। ये जो आपने सोचा है कि बेड साइड असिस्टेंट है ना, होम केयर, ये जो योजना आप लेकर आई हैं, ये तो आज नहीं होगी, 5 साल के बाद नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में तो ये क्रांतिकारी योजना है। एक समाज सेवा, नया समाज सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, नया समाज सेवा का कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं, क्योंकि आजकल तो लोग समाज सेवा के बहाने आते हैं, नेतागिरी में चले जाते हैं, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से ये जो योजना शुरू की है, उस योजना का थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और मैं क्यों इतने कसीदे कर रहा हूँ उस योजना के बारे में। जी, ऐसा था कि एक तो 3 साल मुझे टांडा में करने पड़े, 2 साल स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड भी था क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सीट पे किया था जी। तो इन 5 साल में मैंने ये देखा, और इस टाइम में कोविड भी आया। हाँ बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर अगर किसी को धर्मशाला कांगड़ा में, अगर पूरे हिमाचल में इनफैक्ट ये है ही नहीं, आपकी पूरे स्कीम है ही नहीं यहाँ पर कि अगर किसी को सेवा के लिए, घर में सेवा के लिए बुलाना है तो उनको एक एजेंट को बहुत पैसे देने पड़ेंगे और फिर वो इंडिविजुअल को जो बाहर से बुलाएंगे उसको पैसे देने पड़ेंगे, 25,000 या 30,000 जो भी था उनका रेट, एंड वो इतने ट्रेंड भी नहीं है। तो मुझे तो ये क्लियर था कि मैं ये सारा नॉलेज मैंने जो लिया है, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, होम केयर इज पार्ट ऑफ, मतलब कि एनेस्थीसिया के क्रिटिकल केयर के साथ जुड़ा हुआ है, पार्ट है उस चीज का, क्रिटिकल केयर के साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे ये करना है। तो उसके साथ मेरे साथ और भी मेरे कुछ जो मेरे जानते थे कि मेरे मन में ये है, मैं ऐसे ये खत्म करने के बाद मैं ऐसे बैठूंगी नहीं। जी जी। तो मेरा 2 ही महीने मुझे हुए थे खत्म किए हुए, मुझे कॉल आया संस्था की तरफ से, यहाँ पे श्री साइंस सेवा समिति की तरफ से जी, कि हम लोग पुट्टापुर्ती से बहुत टाइम से कह रहे हैं कि एक बेड साइड असिस्टेंट कोर्स शुरू करना है, और उसका जो वो है सिलेबस तो बना हुआ है, जी। लेकिन उसको जमीन पे कोई नहीं उतार रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं उतार रहा, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं उतारा उस चीज को। तो फिर हमारी छोटी सी समिति के साथ मैं जुड़ गई उनके साथ, और उनका सहयोग था, और उन्होंने मुझे ही सारा सौंप दिया कि आप ही इसको, आप ही संचालित, आप करें इसको। हाँ, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसे 2 ट्यूटर्स रखो, या साथ में हमें जोनल हॉस्पिटल में परमिशन मिल गई, धर्मशाला में, यस, कि आप यहाँ पर वो चला सकते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों जिनको हम ट्रेन करेंगे उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हॉस्पिटल में ही मिलेगी। हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं, ट्यूटर जो है वो देंगे, सिस्टर डॉक्टर्स। और यही नहीं, समिति के जितने भी साइंस सेवक हैं, उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस में कई डॉक्टर्स हैं जी, उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है, अपनी भागीदारी की। यस, और साइकोलॉजिस्ट, हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए थे, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ ले आए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट ये था कि आजकल बुजुर्गों के पास पैसे हैं, बच्चे उनके पास है नहीं, उनकी सेवा के लिए कोई ट्रेंड आदमी है नहीं, या फिर उनका कोई स्पेशल चाइल्ड है, पेरेंट्स बाहर जाते हैं, पीछे स्पेशल चाइल्ड को देखने के लिए कोई नहीं है, बस ये पीडियाट्रिक टू जीडियाट्रिक है, इसका स्कोप है। जी जी। और तीसरी बात ये थी कि जब पेशेंट को घर लाया जाता है तो जो हॉस्पिटल में सारी ट्रीटमेंट मिल रही थी उसको घर में कैसे करना है वो घर वालों को मालूम नहीं है। चौथा एक और एड ऑन मैं यहाँ कर देता हूँ कि आज की तारीख में जो बहुत से कपल जो हैं वो दोनों जॉब पे हैं, yes. और बच्चे घर में या मतलब उनको तो जैसे अभी जो कोई पेरेंट्स बुजुर्ग उनके, और जैसे अभी एक डॉक्टर हैं टांडा में, उनकी वाइफ ही टांडा में डॉक्टर हैं, उनकी मदर को हिप फ्रैक्चर हुआ है, उनको प्लास्टर लगा हुआ है, अभी वो 8 से 6 घर से बाहर हैं, तो उनको कोई चाहिए उनको देखने के लिए पीछे से, और कोई एक्सपर्ट चाहिए, बिकॉज इसमें हम इनको ये भी बताते हैं कि मरीज की कोई बेड सोर नहीं होना चाहिए, उनकी पोजीशन कैसे बदलते रहना है, उनको असिस्ट करके वॉशरूम कैसे ले जाना है, उनको अगर चलाना है विद वॉकर या किसी, उनको कैसे चलाना है, व्हीलचेयर में बेड से व्हीलचेयर से बेड में कैसे ले जाना है, उनकी
इसके दौरान जो फिजियोथेरेपिस्ट बता के जाता है उसको कैसे कैरी आउट करना है, उनकी मसाज कैसे करनी है, उनको प्यार कैसे करना है, जो उनकी छोटी छोटी निजी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम इनको ट्रेन करते थे कि ये घर में जाके ये सेवा दें। ये जो ट्रेंड आप जिनको करते हैं या जिनको कर रहे हैं, जिनको करना है, इनकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन रहती है, ये लोग कौन हो सकते हैं और इनको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये जरा थोड़ा सा। ऐसा था कि आने वाले समय में ये इसकी बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ, बिकॉज ये खुद ही जाके एक्सेप्ट करते हैं अपना काम। दूसरा हमने ये इसके लिए रखा है मिनिमम मैट्रिकुलेशन। ठीक है। बिकॉज कई ऐसे हैं जो मैट्रिकुलेट से आगे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत से, और उनके पास एंड दे वांट शादी के बाद में कि हम कुछ अपने हस्बैंड की सेवा करें, या हस्बैंड सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को ठीक तरह से देख नहीं पा रहा हूँ, मैं छोटी मोटी नौकरी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए भी ये फ़ायदा है। और एज नो बार इसलिए है इसमें रखा हुआ, एक तो क्योंकि मेरा ही खुद का एग्जाम्पल था, एज जी नो जी बार। जी जी। दूसरा ये था कि लोग चाहते भी हैं कि हमें लोग चाहते भी हैं कि हम अभी कितना पढ़ने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती, बिल्कुल। तो वो चाहते भी हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जिसके लिए समाज में हमारी मांग भी। और एक बात और ऐड ऑन मैं यहाँ कर देता हूँ मैम कि ये 10th या +2 करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि हम ऐसा मंदबुद्धि हैं, मतलब या हमें मौका नहीं मिल पा रहा है, कहीं अल्लाह खुद से वो उनकी डिग्निटी अपने आप में हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनको भी बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा वे है। इनफैक्ट कुछ हमारी यहाँ पे किया है, वो मैरिड 10th पास, आगे हस्बैंड ज़्यादा कमाई नहीं कर रहा है, वो उसको सपोर्ट करना चाहती है, देखिए, तो अब वो कर रही है, 10,000 रुपया कमा रही है, 9 to 5। कम से कम हमारी सरकारी उन आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो तमाम सारी जो योजनाएं हमारी सरकारी हैं वहाँ जो लग रही हैं उनसे तो ज़्यादा ही है और बेहतर है, मेरे को लगता है बेहतर है। एंड जो 24 आवर्स तक काम करते हैं वहीं पर उनको खाना पीना भी मिलता है, रहने का भी मिलता है, डिग्निटी भी मिलती है और 15,000 रुपये भी मिलता है। एक और मैं यहाँ पे बात अगर थोड़ा सा दोहराऊं तो आजकल हमारी बहुत सारी स्टाफ नर्सेज हैं जो कि आउटसोर्स बेसिस पे रखी जा रही हैं, 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं शुरुआत में मिल रहे। आगे भी मुझे नहीं लगता कि उनका हर साल कितना करीब गवर्नमेंट या वो आउटसोर्स कंपनी बढ़ाती होगी, लेकिन इनको तो जाते ही आप कह रही हैं 15,000। यस, मिल रहा है। मैं आपको सबूत की प्रमाण भी देता हूं। और वैसे भी नौकरी तो मिलने वाली है ही नहीं इतनी ज्यादा। हमने इन सबको समझाया एक ये नया व्यवसाय है, आप इसको अपनाओ, फॉरेन कंट्रीज में होता है। जी जी। एंड अगर धर्मशाला जैसी छोटी सी जगह में हो रहा है, उसके बाद में तो हमारी समिति की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई। जी जी। पूर्ति ने कि एक छोटी सी समिति ने ये काम कैसे कर दिया। अभी तो मुझे वहाँ से बोल रहे थे कि हिसार वाले पूछ रहे हैं कि आपने इसको जमीन पे कैसे उतारा है, तो मुझे वहाँ बोल रहे हैं उनको गाइड कीजिए। तो हमारा एक ट्रस्ट भी है, श्री साइंस सर्वधर्म ट्रस्ट, तो इसमें ट्रस्ट के लिए मुझे जुड़ना पड़ा बिकॉज ट्रस्ट में ही वो आ सकती हैं, डोनेशंस आ सकती हैं। अच्छा, डोनेशंस आ सकती हैं। हम इनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, इनको फ्री एजुकेशन है, रहने की जगह भी फ्री मिल रही है। अच्छा, वो सब कुछ दे रहे हैं। तो खर्चा उठाने के लिए फिर ट्रस्ट में वो 80G में फिर उनको वो मिल जाता है ना। जी जी, अब रिबेट मिल जाती है, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल कौन रहा है, अगर आप इन बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं, चलिए कहीं डिमांड भी है वहाँ उन फैमिलीज में भेज भी देते हैं, लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्शियल और एक कन्फ्यूजन ये है कि जब ये जाएंगे वो फैमिली कैसे ट्रीट करेंगी। वो उनको यही तो ना समझ ले कि हमने इतने पैसों में इनको मेड के तौर पर रख लिया है घर में, अब आप मरीज को जब देखो तब देखो, ठीक है दवा दारू कर दी, उसके बाद हमारा खाना भी करिए, बर्तन भी साफ कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा इनके साथ। ऐसे हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, ये देखिए। हमारा अभी चौथा बैच जा रहा है, 2 हम लड़कियों का कर चुके हैं, अभी दूसरा लड़कों का कर रहे हैं। तो ये चौथा बैच इसलिए है जैसे एक वीक में लड़कों का निकल चुका है, तो फिर हमें उनको बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं होगा, हम उनको विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब हम धमकाने से भी वो मान जाते हैं। जी जी जी। तो फिर ना तो सेवा होगी और ना घर का काम होगा। बिल्कुल। तो भी उनके मन में आता है ये। हाँ, इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट कम्युनिटी में, समाज में रखना पड़ेगा कि जब ऐसे बच्चे आते हैं तो ये डिग्निटी को तो मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज भैया आपको ये सेवा नहीं मिलने वाली। नहीं, और आजकल घरों में भेजते नहीं, कौन माँ बाप अपने नहीं भेजते। बिल्कुल सही बात है, क्यों भेजेगा इस तरह से। अगर ऐसे वो पूछते भी हैं जी वहाँ पर और काम करने वाले हैं, तभी वो जाने देते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को हैंडल करें। रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सोसाइटी से? लड़कियाँ तो बहुत तैयार हैं आने के लिए। ठीक है। जैसे मैंने कहा, पहली बार हमने 18 लड़कियों को ट्रेन किया। आई तो 25 थी, बट सारी नहीं रुक पाती। दूसरी बार 28 आई, लेकिन 22 ने कोर्स किया। लड़के पहली बार 18 आए, फिर 13 ने कोर्स किया।
और अब की बार आए तो थे, आए तो 12 थे, लेकिन केवल 5 कर रहे हैं। 5 कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये एक समाज में एक ये संदेश देना चाह रही हूँ। और जो लड़के कर रहे हैं वो आए भी इसी भावना से हैं कि हमें पता लगा कि इसमें ज़्यादा स्कोप है अपने आप सेल्फ एम्प्लॉय होने का। नौकरियाँ तो आजकल मिलेंगी नहीं, बिल्कुल वही तो है ना। आजकल तो सरकार भी चाह रही है कि हम जितना भी ज़्यादा हो सके आउटसोर्स करें, जी ताकि हमें और चीज़ों का हमें ध्यान ना रखना पड़े। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल, बहुत सारी चीज़ों से वो सरकार भी बचना ही चाह रही है आजकल। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे। जी। तो हमने उनको बताया है कि जो लड़कियां कर रही हैं वो तो बहुत खुश हैं। लड़कों ने भी बहुत अच्छे से किया। इसको वैसे पार्ट टाइम भी लिया जा सकता है वो अगर बच्चे करें, क्योंकि देखो पर्टिकुलर वो कई बार कई बोलते हैं कि हमें सिर्फ रात को चाहिए। कई बार कोई काम कर रहा है, वो वेकेशन पर है, तो फिर वो बोलते हैं, मुझे आते हैं ऐसे कॉल्स भी, बस एक को लड़कियों ने आगे नहीं बढ़ाया अपना काम, वो कुछ और आगे करने चली गई, पर वो छुट्टियों में आती हैं तो बोलती हैं कि हमें लगवा दीजिए कहीं पर। तो 2-2 महीने की छुट्टी बहुत होती है, 2 महीने में किसी की सेवा हो जाती है अच्छे से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज करो कि किसी परिवार ने ऐसी कोई ट्रेन स्टाफ जो वो हायर किया है, तो वहाँ पे पेशेंट 2 हैं, तो क्या उनको 2 के लिहाज से पैसे मिलेंगे या 1 के लिहाज से पैसे मिलेंगे? जिस गहन तरीके से इनको सेवा करनी है ना, ठीक है, वो एक ही का कर सकते हैं। एक ही कर सकते। अच्छा, ठीक है। दूसरा तो उनको दूसरा रखना पड़ेगा। दूसरा रखना पड़ेगा। देखिए ये भी ये भी नहीं बोल सकते कि इसको डबल पैसे दे दो। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे, सही बात है, वो जबरदस्ती हो किसी को जाएगी। आपने तैयार कराना है। जी। उनकी पर्सनल चीजें देखनी है, जिसमें पर्सनल चीजों में हो सकता है कि उनको बेड सोर हो, बिल्कुल, वो देखना है, उनका डायपर बदली करना है, उनको वॉशरूम लेके जाना है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग अकेला है, अगर बुजुर्ग अकेला है तो उसका कमरा साफ करना है, उसको खाना बनाना है, उसका बाथरूम साफ करना है, उसको पूरी तरह से देखना है। तो ये एक ही देख सकते हैं। तो उनको भी आप साइकोलॉजी भी थोड़ा सा ये करवा देते हैं? हमारे साइकोलॉजिस्ट इनको ट्रेन करते हैं कि भैया ये सब करना पड़ेगा घर में जाके। हाँ, एक तो हमारी साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से आती है जी, वो इनको बहुत समझाती है, और उसमें सिलेबस में लिखा भी है बेड साइड असिस्टेंट की स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, उनके अंदर कैसी भावनाएं होनी चाहिए। तो वो स्पिरिचुअल के लिए स्मृति की तरफ से, साइंस स्मृति की तरफ से, साइंस संस्था की तरफ से वो आते हैं, उनको भजन सिखाते हैं। इनफैक्ट अभी के जो 4 लड़के हैं, 5 में से 4 की थोड़ा कमजोर है, 4 लड़के जो है वो पुट्टापूर्ति गए हैं सेवा के लिए। पुट्टापूर्ति? यस, साउथ में, महाराष्ट्र की स्मृति के खर्चे पर, कि वहाँ पर जाके उनके अंदर ये भावनाएं जो है उसको और वो पनपने का मौका मिले, और उनको समझे कि ये भगवान की सेवा हो रही है। जी, बाहर भी मतलब कैसे तो आप रहे हैं। हमने ये भी इनको बताया है कि देखो अभी जरूरी नहीं है कि आप यही काम करते रहो, आप कम से कम 1-2 साल सेवा दे दो, ठीक है, आपको भगवान की तरफ से ये एजुकेशन मिली है, उसके बाद में आप कुछ और भी कर सकते हो, पैसा इकट्ठा कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब 15,000 रुपया 10 महीने में 1.5 लाख हो जाता है। करना चाहिए, छोटी रकम नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी को इतना अगर एक्सपीरियंस, बेसिक एक्सपीरियंस हो, तो वो समाज के लिए एक बहुत अच्छा नागरिक और एक बड़ा अच्छा रिसोर्स पर्सन बन जाए, कि अगर दूसरा काम करते हुए भी वो पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं, अपने घर वालों की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, मतलब वो रहेगा एग्जैक्टली। कितना सुनते हैं कि कई बार बुजुर्गों की घर में बेकदरी हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बिल्कुल, अब ये है कि मैंने कहा था कि हम आने वाले समय में मॉडर्न तरीके से जो समाज सेवा होगी, है ना, उसके लिए भी ट्रेंड होना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद हो जाएगी। सब लोग बोलते हैं कि ये तो हम फॉरेन कंट्री में सुनते थे, जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे लेते हैं, फॉरेन कंट्री में गिव एंड टेक वाली स्थिति है। जैसे सुना है मैंने कि अगर आपने कुछ घंटे अपने इस तरह से समाज सेवा में लगाए हैं, तो जब आपको उसकी जरूरत होगी तो आपको वो घंटे वापस मिलेंगे। और इससे पहले मेरे भी कुछ जानने वाले साथ के इंग्लैंड वगैरह गए हैं, उन्होंने मुझसे रिकमेंडेशंस लिए इसी काम के लिए, तो कि उनको घर में काम कराना है। अच्छा, इनको फॉरेन जाने का भी मौका मिल सकता है? हाँ, अभी जो 2 लड़के हैं वो तो पक्का सोच रहे हैं कि हम तो ये फॉरेन जाके करेंगे सेवा, हम बाकी आगे फॉरेन जाके, मतलब बच्चों ने पैसा भी तो कमाना है ना। हाँ, नहीं डेफिनेटली, देखिए अब यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ से है ना कहीं तो सही। अच्छा, मैं लास्ट में ये पूछूंगा मैम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किन स्थितियों में आपको यहाँ पे खड़ा करा रहा हूँ, हालांकि आपको सैल्यूट है मैम। ये एनर्जी का क्या राज है? आप जिंदगी के 70वें बसंत बहार देख चुकी हैं, अब तो आप उससे बाहर आगे चली गई ना, तो 70 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देख चुकी है, ये जो 71वीं बहार है, बसंत बहार, ये तो चित्र जी ऐसा है कि ये तो भगवान की तरफ से ही, चलिए ये उनका ही आदेश है, मैं कुछ नहीं कर रही, करते जाओ, है ना, वो करवा रहे हैं।
क्या और मुझे शक्ति भी दे रहे हैं। नहीं, आपको तो मिलनी चाहिए शक्ति। मैं तो कह रहा हूँ और ज़्यादा शक्ति मिले, जो 65 के पायदान पर भी एक इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं कि अब मुझे नई मेडिसिन कौन सी आ रही हैं। अगर पेशेंट मेरे पास आ जाता है तो मुझे रटाए और ट्रेडिशनल तरीके से उनको सिर्फ है ना शेखी बगार के नहीं बताना है ना, कुछ नया बताना है, नया करना है। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, है ना। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं मैम से बातचीत करके। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने कितना सीरियस लिया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप फिर से इसको रिपीट करके दोबारा से देखेंगे, मैम को एक बार देख भी लीजिए। मैम देखो इस उम्र में भी, हालांकि ये मैम ऐसे क्यों चल रहे हैं पता है आपको? अभी इन्होंने घुटनों का अभी इनका नी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ है, इसलिए जो है अभी 10 दिन ही हुए हैं, फिर भी बाहर खड़ी और इतनी देर तक खड़ी। मुझे नहीं पता कि अभी स्ट्रीम कितनी हो गई होगी, लेकिन फिर भी सैल्यूट है। नई समाज सेवा की इन्होंने परिभाषा गढ़ी है। पढ़ाई का बैरियर जो होता है वो कैसे तोड़ना होता है, कैसे तोड़ा है। एक मिथ्स जो सोसाइटी में थी कि 60 साल के बाद आपका दिमाग जो है वो सोचने कम कर देता है, तो सोचना कम नहीं करता है, वो कैसे हो सकता है कि उससे आगे ज्यादा आप और ज्यादा गेन कर पाएं। तो ये तमाम सारी चीजें हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। इसलिए मैंने कहा था कि हम आमो खास जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें हम आम आदमी को लेकर आते हैं, जो कि खास बन जाता है अपने स्ट्रगल से, और उसके बाद वो काम आम लोगों के लिए करता है। तो इसीलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है आमो खास। मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। भविष्य में भी हम आमो खास कार्यक्रम में ऐसी ही शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे द डीजी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।